अनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और वह टॉपिक है कि बहुत सारे लोग आप देखते होंगे कि दुबले पतले होते हैं। वो चाहे जितना भी अच्छे पौष्टिक भोजन करते हैं, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता। जहाँ तक संभव हो वजन दिन प्रतिदिन घटता है, या जो एक निश्चित वजन होता है उसी में वह अटके होते हैं। इस समस्या, इस बीमारी से बहुत लोग बहुत परेशान रहते हैं कि ऐसे लोग आखिर हेल्दी क्यों नहीं होते। वो बहुत ज़्यादा जतन कर लेते हैं, अच्छे फूड खाना शुरू करते हैं और बहुत सारी टॉनिक वगैरह लेते हैं, लेकिन उनका वजन कभी नहीं बढ़ता, किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ता। इस बीमारी को मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं। मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम यानी कि यह बीमारी आपके पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी होती है, और भोजन में आप वाकई में बहुत सारे अच्छे पौष्टिक भोजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन भोजन का इस्तेमाल आप करते तो हैं, लेकिन आपके पेट में तो चूंकि पाचन होता नहीं है। पेट में क्या होता है कि वह भोजन जो हम लेते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। असली काम हमारी छोटी आंत करती है। छोटी आंत में जो भोजन हम लेते हैं उसमें जो भी पौष्टिकता होती है उसका अवशोषण होता है, और बाकी जो भोजन है वो बड़ी आंत में भेज दी जाती है। तो बड़ी आंत में सिर्फ पानी का अवशोषण किया जाता है, बाकी वह भोजन जैसे है वैसे बाहर फिर निकल जाता है। अच्छे न्यूट्रिशन लेने के बावजूद लंबे समय से आपका वजन नहीं बढ़ रहा, और वजन बढ़ने के लिए हम लोग लाख उपाय अक्सर करते रहते हैं, फिर भी वजन नहीं बढ़ पाता। तो हमेशा याद रखें, यह आपके शरीर के अंदर होने वाली इस बीमारी जिसे मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं, वह बीमारी जरूर अवस्थित है। हमेशा ऐसे मरीजों को कमजोरी, सुस्ती रहती है, कुछ भी कार्य करने का मन नहीं करता, भूख बहुत कम लगती है, भूख लगता ही नहीं है, जबरदस्ती भोजन ग्रहण करते हैं, और जब भोजन लेते हैं तो पेट बिल्कुल भारी भारी सा लगता है। ऐसी स्थिति में जो कार्बोहाइड्रेट अगर भोजन में लिया जाए तो वो और भी ज़्यादा देर तक पचने में दिक्कत करता है। ऐसी स्थिति को ही मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम कहते हैं। अब ये सिंड्रोम हो जाए तो क्या करनी चाहिए? ये बीमारी अगर आपको है तो कैसे जाना जाए? अगर मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम नामक बीमारी आपके अंदर है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। आपको भूख बिल्कुल कम लगता है या नहीं के बराबर लगता है, या भूख लगता भी है तो आप भोजन करते ही आपके पेट भारी हो जाते हैं, आपके जो स्टूल है, जो मल है, वो चिपका हुआ होता है, वो टॉयलेट सीट में चिपक जाते हैं, उसमें चिकनाहट सी होती है। इसके अलावा जैसे कि जो हम भोजन करते हैं, फूड पाइप से हमारे जो है कि खाना, जो भी खाना हम खाते हैं वो फूड पाइप से पेट में जाता है, और जब पेट में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में, तो उस जगह में उस भोजन का जो पौष्टिकता हम लोग लेते हैं उसका अवशोषण होता है। अगर छोटी आंतों में बीमारी है, समस्या है, किसी तरह की कमजोरी है, या कोई बैक्टीरियल ओवर बैक्टीरिया, यानी कि छोटी आंत हमारी बैक्टीरियों से भरा हुआ है,
तो वैसे स्थिति में जो भोजन हम करते हैं उसका सही से प्रॉपर अवशोषण नहीं होता। तो ऐसे लोगों को जब अवशोषण नहीं होता तो ऐसे लोगों को विटामिन B12 की अक्सर कमी रहती है। अक्सर विटामिन B12 सप्लीमेंट लिया करते हैं। लेकिन आप चाहे जितनी भी न्यूट्रिशन लीजिए, जितनी भी विटामिन ले लीजिए, बाहर से भी आप ले लें, तो वो क्या होगा, उसका अवशोषण आखिर छोटी आंत में ही होनी है। ऐसी स्थिति में कोई भी विटामिन, मल्टीविटामिन लेने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जब हमारे शरीर में मेल ऑब्जेक्शन सिंड्रोम नामक बीमारी है। यानी कि यह बीमारी कुल मिला के बोले तो छोटी आंतों में होती है। जैसे हम लोग पहले जैसे भोजन लेते हैं, डाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसके बाद एलिमिनेशन होता है। यानी कि पहले भोजन लेते हैं, भोजन फिर पचता है, पाचन होता है, फिर पचने के बाद छोटी आंत में जाता है, अवशोषण होता है, और फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ एलिमिनेशन होता है। यानी कि जो कैटाबॉलिक वेस्ट है, यानी कि जो भोजन का जो वेस्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम किया जाता है। तो इन प्रक्रियाओं में दिक्कत होती है। इन प्रक्रियाओं में जहाँ समस्या उत्पन्न होती है उस बीमारी को ही मेल ऑब्जेक्शन सिंड्रोम बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यह समस्या किन्हीं को सभी खाद्य पदार्थों से होती है। यानी कि कुछ भी खाया तो पेट भारी हो गया, कुछ भी खाया तो गैस बन रहे हैं, डाइजेशन सही से नहीं हो रहे, जैसा खाया वैसा निकल गया। या कुछ लोगों को यह कार्बोहाइड्रेट वाले खाने से, जैसे कि चावल, मक्का, शकरकंदी, शुगर, मीठापन, इन सबों को खाने से ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोगों को जो जनरल इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको सभी तरह के भोजन, खाद्य पदार्थों से ये प्रॉब्लम होता है। और स्पेसिफिक यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट नामक खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, वैसे स्थिति में उनको डाइजेशन नहीं होता। कभी कभी हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा दुबले होते हैं तो लोग सलाह देते हैं बहुत केले खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लो, चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करो, दूध पियो, तो इससे तुम्हारा हेल्थ बनेगा क्योंकि तुम दुबले हो। लेकिन वास्तव में जिन्हें मेल ऑब्जेक्शन सिंड्रोम की बीमारी होती है वह और भी उनकी तकलीफें बढ़ जाती है, और भी दिक्कत, और भी डाइजेशन में दिक्कत आने लगती है, अवशोषण में दिक्कत आने लगती है। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट रूप से जो भोजन लिया जाता है वो बहुत देर से पचता है, और देर से पचने के कारण उनकी दिक्कतें, उनकी समस्याएं और बढ़ने लगती है, वो आंतों में सड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए कि अच्छे से इसकी जांच हो, इसके बाद इसका अच्छा सा ट्रीटमेंट हो। इस बीमारी के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हमारे प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा, योग चिकित्सा में है, बशर्ते इसका सही से पालन किया जाए, सही से इस्तेमाल किया जाए। अब बात कर लेते हैं कि अब मेल ऑब्जेक्शन सिंड्रोम हुआ है तो जैसा कि मैं सिम्टम बताई कि भूख नहीं लगना और खाया भी है तो वह भारी भारी बहुत देर तक बना रहता है, तकलीफ देता रहता है, गैस बनता है, जैसा खाया वैसा निकल गया। इसके अलावे वो जो मल होता है वह आपके टॉयलेट सीट में चिपकने वाला होता है,
चिकनाहट वाला होता है, तो यह जान ले कि आपको मैल ऑब्जेक्शन सिंड्रोम जरूर है। और इस स्थिति में होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाएं हैं, लेकिन इससे पहले आप अपनी चिकित्सा के लिए नेचुरल तरीके से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे पानी भरपूर मात्रा में लेना। जब आप सुबह सुबह उठे तो कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। इससे आपकी आंतें साफ होने की कोशिश करेगी। जब आंतें साफ होंगी तो आपका हेल्थ इंप्रूव होने में मदद मिलेगा। इसके अलावा कुछ वक्त योगा करें। संख प्रसारण नाम की एक पद्धति होती है कि योगा में एक प्रक्रिया होती है, संख प्रसारण भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी होती है जो पेट को साफ करने का काम करता है। लेकिन हमारे होम्योपैथिक, चूंकि मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ, तो होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी और बेहतरीन मेडिसिन होती है। और इसमें सबसे पहले हम कुछ फ्रंट लाइन की मेडिसिन आपको बताएंगे, क्योंकि हमेशा मैं बोलती आती हूँ कि होम्योपैथिक में किसी भी बीमारी का कोई फिक्स मेडिसिन नहीं होता। एक दवाइयाँ कई बीमारियों को ठीक करती है और एक बीमारी में कई दवाइयाँ काम आती हैं। तो इस स्थिति में अक्सर होम्योपैथिक में जो दवाइयाँ उपयोग की जाती है वह बीमारी के साथ होने वाली समस्याओं का आधार पर की जाती है। जो समस्याएं, यानी कि मुझे इस बीमारी में जो समस्याएं हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है, पेट भारी लग रहा है और डायरिया बना रहता है, पतले दस्त होते रहते हैं, जो खाया पिया सीधे निकल गया। कुछ लोगों को हार्ड स्टूल होता है, कुछ लोगों को चिकनाहट वाला स्टूल होता है जो टॉयलेट सीट में जाकर चिपक जाता है। तो ये बहुत तरह की कंडीशन होती है। क्योंकि जिनको मैल ऑब्जेक्शन सिंड्रोम नामक बीमारी होती है उनमें जुकाम बहुत ज्यादा होते हैं, उनको कफ की शिकायत बहुत होती है, हमेशा नाक बहते रहते हैं, तो यह भी एक सिम्टम है। तो हर सिम्टम पर एक नजर जरूर घुमानी चाहिए कि आपको कौन सी समस्या आ रही है इस बीमारी के साथ में, और उसके अनुसार होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाती है, तय की जाती है। अब इसमें बात कर लेते हैं होम्योपैथिक दवाई के बारे में। तो होम्योपैथिक में साइलेसिया, इसकी फ्रंट लाइन एक मेडिसिन होती है। साइलेसिया में क्या होता है कि जो भोजन हम खाएं वो ठीक से नहीं पचा, चबाकर खाने पर भी भोजन बिना पचे ही निकल जाता है। यानी कि जब आपका स्टूल पास होता है, जो मन होता है उसमें जो भोजन में हम खाए हैं वो सब नजर आता है। तो यह साइलेसिया में इसके लक्षण होते हैं और सबसे पहली दवा साइलेसिया ही होती है। ऐसे लोगों को सर्दी जुकाम बहुत होता है। चूँकि मैं बताई कि इसके एक सिम्टम में यह भी है कि ऐसे मरीजों को जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, कफ की शिकायत होती है, हमेशा नाक बहता रहता है। इसके अलावे साइलेसिया के अलावे इसमें थूजा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके आंतों में बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ है, आपने टेस्ट करवाया और टेस्ट में ऐसा निकला कि आपके आंतों में, छोटी आंतों में बैक्टीरिया का ओवर ग्रोथ हो गया है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया से भरा हुआ है छोटी आंत, तो आपको थूजा आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावे लैक्टिक एसिड की कमी है, यानी कि पाचन के जो एसिड होते हैं जो खाना को डाइजेस्ट करते हैं, घुलाते हैं, नरम करते हैं, लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड की कमी है तो लैक्टिक एसिड नाम से भी दवा होम्योपैथिक में आती है जो 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसके अलावे अगर जैसे कि पाचन क्रिया में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी में पैनक्रियाज में दिक्कत होने की वजह से आपके खाना का डाइजेशन सही से प्रॉपर नहीं हो पाता है,
तो इसमें पैनक्रियाजम नाम की एक मेडिसिन होती है, उसको आप ले सकते हैं 30 पोटेंसी में। इसके अलावा आप नाइट्राम्यूल ले सकते हैं। अगर आपने ब्लड सैंपल का टेस्ट करवाया और उसमें ऐसा निकलता है कि सोडियम थोड़ा कम है, जो एक लेवल होनी चाहिए उससे कम है, पोटासियम शरीर में कम है, तो इस तरह की कमी अगर नज़र आ रही है, बहुत सुस्ती नज़र आती है, बहुत चिड़चिड़े नज़र आते हैं और बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं आपको, तो ऐसी स्थिति में नाइट्राम्यूल बेहतर काम करता है। इसके अलावा लाइकोपोडियम इसकी बेहतरीन दवा है। अगर गैस नीचे के एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा बनता है, नीचे से पास बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में लाइकोपोडियम बेहतर काम करता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन, वह इस समस्या से जूझ रहे हैं सभी लोग ले सकते हैं, जिसमें हाइडेटिस मदर टीचर व केरिका पपाया मदर टीचर, यह दोनों मदर टीचर को कंबाइन करके मिला के बराबर मात्रा में, और इसका सेवन 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद रात में लिया जाए गुनगुने पानी के साथ, तो बेहतर फायदा देती है। और इसे कम से कम 3 से 4 महीने तक ऐसे लोगों को लेना चाहिए। इससे हाइडेटिस क्या होता है कि जो हमारे पेट में या शरीर के किसी भी भाग की गंदगी को साफ करने की ये बेहतरीन दवा है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह की आपके शरीर में गंदी चीजें बैठी हुई है, जमी हुई है, उसको ये बाहर निकाल फेंकता है। यह कैंसर की भी एक बेहतरीन दवा है। कैंसर जैसी समस्या को भी ठीक करने में ये बहुत अच्छा काम करती है हाइडेटिस मदर टीचर। इस दवाई का सेवन लंबे समय तक करनी चाहिए। अगर आपको हमेशा सुस्ती, आलस और भूख नहीं लगने की समस्या है, पेट भारी भारी रहने की समस्या है, तो हाइडेटिस एक बेहतरीन औषधि है। केरिका पपाया उस कंडीशन में लिया जा सकता है जब आपका भोजन जल्दी पचता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता है, और दूध खास तौर पे आपको पचता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केरिका पपाया मदर टीचर, हाइडेटिस मदर टीचर दोनों को मिला के लिया जाए। अगर यह दवाई 3 से 4 महीने तक लेते हैं तो आपके हेल्थ में जरूर इम्प्रूवमेंट होगा। आपको जो विटामिन B12, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम की जो लगातार कमी बनी रहती है, वह जल्द ही ठीक होता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।